तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें देखने को मिल रहा है 20-25% तक बीएससी भी ड्रॉप कर चुका है, बट पिछले 2 दिनों से बीएससी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबिलिटीज बनती है, तो वो इस वीडियो में समझेंगे। केपीआई की बात करेंगे क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, सब कुछ बेटर है, बट फिर भी स्टॉक्स जो है वो नहीं चल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो फंडामेंटल कुछ और बोल रहा है, स्टॉक में कुछ और चल रहा है। सीडीएसएल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम से एक जगह पे रुका हुआ है। क्या बाजार के साथ साथ सीडीएसएल भी चलेगा, तो वो इस वीडियो में हम तो सबसे पहले बात करेंगे हम बीएसई कंपनी के बारे में कि क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या यहाँ पे बीएसई में रिवर्सल अभी से यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भैया पिछले कुछ दिनों से करेक्शन तो आया, स्टॉक में गिरावट तो हुई, बट 2 दिनों से स्टॉक अगेन स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक बॉटम टाइप कंपनी क्रिएशन कर रही है चार्ट में। तो क्या व्यू रहेगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि भैया बीएसई में ये सेलिंग जो है वो क्यों आई। बीएसई में सेलिंग के दो वजह दोस्तों ये है कि पहली बात तो बीएसई जब जब एक रैली देता है तो उसके बाद करेक्शन आता है, अगेन एक रैली आती है, फिर से एक करेक्शन आता है, फिर एक रैली आती है, फिर एक करेक्शन आता है। और अभी ये जो करेक्शन आया है ना, ये एक रैली के बाद ही हमें देखने को मिला है। तो मतलब ये कोई नई चीज ऐसा नहीं हुआ है कि भैया बीएसई क्रैश वगैरह, ऐसा नहीं है। जो चीज पहले बीएसई में होती आ रही है वही चीज अभी के टाइम हमें देखने को मिली। बट इस चीज में यहाँ पे क्या है, जैसे नॉर्मली पहले जो करेक्शंस होते थे, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे पहले जो बीएसई में हमें करेक्शंस देखने को मिलते थे, ये कंसोलिडेशन, ये करेक्शन, ये करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन, उस करेक्शन और इस करेक्शन में बस डिफरेंस यही है कि पहले जो करेक्शन आते थे उस करेक्शंस के अंदर कंपनी के जो नंबर्स थे वो ग्रोथ के साथ आते थे। बट इस करेक्शन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव है, लाइक जो कंपनी के प्रोमोटर्स है उनकी गाइडेंस थोड़ी नेगेटिव है, और जो ब्रोकर्स है उनका जो व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा बीएसई को लेके डर का माहौल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो बीएसई में तेजी आती थी, करेक्शंस आते थे, उस करेक्शंस के अंदर कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी और प्रॉफिट ग्रोथ थी वो नहीं रुक रही थी। बट इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बीएसई स्टॉक में सेलिंग तो आ रही है, साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी रुक चुका है। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली। मैनेजमेंट का भी कहना है कि जो हम 50% 40% के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे थे, वो ग्रोथ अभी थोड़ी सी स्लो हो सकती है और 15-20% के आसपास हमारी ग्रोथ आ सकती है। इसी की वजह से यहाँ पे जेफरीज ने बीएसई को डाउनग्रेड किया, एंड इसी की वजह से बीएसई के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में डर का माहौल क्रिएशन हुआ। तो अब मेरा क्या व्यू है, देखिए मेरा व्यू सिंपल है कि नॉर्मली मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई कंपनी बड़ी बन जाती है ना, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं आती है। लाइक जैसे मान लो कि एक 10 करोड़ के लेवल से रेवेन्यू 20 करोड़ पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि बीएससी की इस ये जो नंबर है, ये ओवरऑल नंबर ठीक है, ऐसा नहीं है भाई नंबर वीक है, जो ऊपर के लेवल पे नंबर को मेंटेन करना यही बहुत बड़ी बात होती है। तो बस बाजार को ग्रोथ को लेकर ही थोड़ा सा कंसर्न है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। देखिए टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अभी जो यहाँ पर बीएसई थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा बॉटम क्रिएट कर रहा है, वो ये है कि बीएसई का एक इंपॉर्टेंट लेवल है फिबो के अकॉर्डिंग 61% का रेशियो। यहाँ पे बीएसई एक अच्छा खासा बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है? देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हमने क्या देखा कि बीएसई में जो भी सेलिंग आई है उस सेलिंग के बीच में तेजी भी आई है। यहाँ पे तेजी आई, लोगों ने ऐड किया फिर गिरा, लोगों ने यहाँ पे ऐड किया फिर गिरा, यहाँ पे ऐड किया फिर गिरा। देखिए सिंपल सी बात है, 61% का रेशियो है, होने को यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, बट अगर आपको सेफ्टी चाहिए, ऐसे में यहाँ पर सेफ्टी चाहिए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा भैया 3640 के ब्रेकआउट का। 3640 के लेवल्स को कंपनी ब्रेक करती है, उसके बाद रीटेस्ट करती है, तो यहाँ कहीं आप ऐड करने की कोशिश कर सकते हो। क्या होगा फिर, स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। लेकिन जब तक 3640 के नीचे हैं तो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा बियरी से। दूसरा भाई, आप शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो ये जो आपकी कैंडल बनी है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। पहली बात, बीएसई में ये जो कैंडल बनी है इसको हैमर कैंडल बोलते हैं, और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा के अब आगे के लिए व्यू बना सकते हैं। इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 3600 3700 तक का व्यू भी आप रख सकते हैं। तो यही है बीएसई का, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा 3640 के ऊपर। अगर बीएसई 3640 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो बीएसई के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा केपीआई ग्रीन के इन्वेस्टर्स के लिए क्या व्यू रह सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, केपीआई में अभी के टाइम
कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी लाइक आप ये भी समझ सकते हो कि भैया कंपनी बुरी नहीं है, बस कंपनी के दिन जो है थोड़े थोड़े से बुरे चल रहे हैं। अब आपका सबका एक क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पर मेन पॉइंट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी में इस रिजल्ट्स में क्या हुआ कि भैया रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप, क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, बट इस बार कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ड्रॉप देखने को मिला। अब इसके पीछे जो सिंपल सी वजह है वो ये है कि यहाँ पर हालांकि इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के अंदर मैनेजमेंट से पूछा भी गया कि भैया आपका रेवेन्यू क्यों गिरा, तो इसके पीछे वजह रेवेन्यू ने मैनेजमेंट ने ये बताई कि हमारी कुछ सीपीबी प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, बट उनकी जो बिलिंग है वो पोस्टपोन हो गई, बिलिंग जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में होगी। तो मेन पहला वजह ये है कि भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बट उसका बिलिंग रेवेन्यू जो शो होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। तो पहली वजह इन्होंने ये बताई। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स वॉर की वजह से सप्लाई चेन में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इसकी वजह से रेवेन्यू को इम्पैक्ट हुआ। तो ये दो कारण इन्होंने बताए जो कि नॉर्मली रीजनेबल है। दूसरा पॉइंट कि भैया प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे क्यों ड्रॉप आया, क्योंकि केपीआई अभी फुल्ली एक्सपेंशन मोड में है, जिसकी वजह से इनका डिप्रेसिएशन अमाउंट जा रहा है और फाइनेंस कॉस्ट जा रही है। लोन लिया है, इसके ऊपर ब्याज कट रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रेवेन्यू बाद में आता है, जब आप लोन लेते हो प्रोजेक्ट के लिए तो ब्याज उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो अभी कंपनियां प्रोजेक्ट रेडी कर रही है, जैसे रिसेंटली यहाँ पर परसों ही कंपनी की न्यूज हमें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 17 अगस्त को कंपनी ने 130 मेगावाट का प्लांट जो है आईपीपी प्लांट रेडी कर लिया है। तो ये एक हाई मार्जिन कंपनी का बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, केपीआई के फाइनेंशियल्स तो बेटर है, वैल्यूएशन भी बेटर है, बाजार को डर बस इसी बात का है कि भैया कंपनी के ऊपर डेट है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में कंपनी इस डेट को मैनेज कर लेती है या फिर यहाँ पे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर लेती है, तो बाजार इसको वैल्यू देना शुरू कर लेगा। सिंपल सी बात है, अभी केपीआई का प्राइस चल रहा है 308 रुपए के लेवल्स पे। प्रोमोटर्स ने वारंट इश्यू किया था 470 के लेवल्स पे, मतलब प्रोमोटर्स ने ये वादा किया है कि हम 470 के लेवल्स पे 5% इक्विटी लेंगे। ठीक है, और उसके वारंट का प्रोमोटर्स ने 25% पे भी कर लिया है। तो ये एक केपीआई के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि भैया 308 के लेवल्स पे स्टॉक है, बट 470 के लेवल्स पे प्रोमोटर्स अपनी ही स्टॉक में 5% होल्डिंग्स को इंक्रीज करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। व्यू क्या है केपीआई को लेके, देखिए शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स की वजह से सेंटिमेंट थोड़े नेगेटिव है, एनर्जी इंडेक्स भी आपका नहीं चल रहा है, इसकी वजह से मे भी एक बार के लिए शायद मैक्सिमम डाउन साइड की बात की जाए तो 270 260 के लेवल्स दिख सकते हैं, बट 1 से 2 क्वार्टर बाद केपीआई रिबाउंड कर सकता है और मे भी हमें आने वाले टाइम में 450 500 का व्यू केपीआई दिखा सकता है। ये है मेरा यहाँ पर पर्सनल व्यू। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों सीडीएसएल के बारे में। अब आप सभी का बोलना होगा कि भैया सीडीएसएल चल क्यों नहीं रहा, इसके पीछे वजह क्या है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जब आपका बाजार नहीं चलेगा तो सीडीएसएल भी नहीं चलेगा। क्यों? अब देखिए सिंपल बात है कि सीडीएसएल का रेवेन्यू कहाँ से आता है। सीडीएसएल का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो यहाँ पे आपके वॉल्यूम से आता है। अब बाजार जब नहीं चलता है, बाजार एक जगह पे रुक जाता है, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, तो इन्वेस्टर्स मार्केट को छोड़ के चला जाता है। इन्वेस्टर जब मार्केट को छोड़ के जाता है या फिर बाजार देखना ही बंद कर देता है, तो सीडीएसएल जैसी कंपनीज का टर्नओवर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है कि भैया निफ्टी जो है पिछले कुछ टाइम से करेक्शन दे रहा है, तो सीडीएसएल भी आपका करेक्शन कंसोलिडेशन में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, निफ्टी जब यहाँ से बुल रन की शुरुआत करेगा तो सीडीएसएल जैसे स्टॉक सबसे पहले हमें रन करते हुए नजर आएंगे। सीडीएसएल में बस यही व्यू है कि भैया अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो सिंपल है भाई, 1280 का स्टॉप लॉस लेके चलो। अगर आपका नजरिया मीडियम टर्म है, 6 महीने 7 महीने 1 साल का, तो यहाँ पर अगर 1200 के लेवल्स पे आता है तो एवरेज व्यू वही यहाँ पर मैं लेके बैठा हूँ। जैसे मान लो मैंने 1300 के लेवल पे लिया हुआ है और नजरिया 1 साल का है, तो अगर गिर भी जाता है तो 1200 के लेवल्स पे एवरेज करूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे नजरिया शॉर्ट टर्म है तो फिर मैं यहाँ पे 1280 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि भैया आप एक जगह तो 1200 का एवरेज करने को बोलते हो, एक जगह 1280 का स्टॉप लॉस रखने को बोलते हो। तो देखिए सबका टाइम पीरियड अलग है। 1 साल का जो वेट कर सकता है ना, वो 1200 का लेवल भी देख सकता है, 1500 का लेवल भी देख सकता है, 2000 का लेवल भी देख सकता है। लेकिन आपका व्यू ही 10-15 दिन 20 दिन का है, तो ऐसे में 1280 का स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेरा यहाँ पर इन तीनों कंपनीज को लेके व्यू है। आपका क्या व्यू, मेरे साथ जरूर शेयर